सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमने पढ़ा कि यार सबसे पहला जो स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने रखा था वो क्या था, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज। ठीक है, वो क्या था, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज था। और इसमें क्या थे, इसमें एंडोथेलियल सेल्स थे। ठीक है, इसमें क्या थे, एंडोथेलियल सेल्स थे और उनके दरमियान गैप था। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, जालीदार कैपिलरीज है। दे आर फेनिस्ट्रेटेड, दे आर फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज, मतलब कि इनके ये जालीदार कैपिलरीज हैं। जब इनमें ब्लड आएगा, जब इनमें ब्लड आएगा, अच्छा इसमें अब जब इसमें ब्लड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, फिल्टर हो जाएगा। लेकिन अब हमने इसमें समझना क्या है, देखो, दिस इज फेनेस्टेटेड कैपिलरी। अब जब ब्लड इसमें आएगा तो ब्लड में क्या क्या होगा, ब्लड में आरबीसी होंगे, ब्लड में एल्ब्यूमिन होगा, ब्लड में ग्लोबुलिन होगा, ब्लड में प्लाज्मा होगा। अब हम नहीं चाहते कि यार हमारा पूरा ब्लड ही हमारे यूरिन में जाए, तो इसलिए जो पहला स्ट्रक्चर है वो क्या है, फेनेस्टेटेड कैपिलरी है। फेनेस्टेटेड कैपिलरी क्या करती हैं, इनके दरमियान जो गैप होता है ना, इनके दरमियान जो गैप होता है वो तकरीबन होता है लेस देन 100 नैनोमीटर। इनके दरमियान जो गैप होता है वो कितना होता है, 100 नैनोमीटर से कम होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। फेनेस्टेटेड कैपिलरीज का जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनमें जो सुराख होते हैं वो कितने होते हैं, 100 नैनोमीटर के होते हैं। अब जाहिरी बात है कि जो 100 नैनोमीटर से बड़ा बंदा होगा, अब मैं 5 फीट का दरवाजा लगा दूं और मैं कहूं कि 6 फीट का यहाँ से बंदा गुजर जाएगा, तो ये नामुमकिन बात है। अब चूंकि जो आपके जितने भी आरबीसीज होते हैं वो आरबीसीज कितने होते हैं, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं। आरबीसीज क्या होते हैं, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं। अब आप मुझे जरा बताएं, मैं आप देखूं कि आपको कितनी समझ आ रही है। मुझे बताएं कि जब इसमें से ब्लड फिल्टर होगा तो क्या आरबीसीज इसमें से गुजर जाएंगे या नहीं गुजरेंगे, जल्दी बताएं, शाबाश। आरबीसीज फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी से गुजरेंगे या नहीं गुजरेंगे? तो डॉक्टर काशिफ एक्सीलेंट, डॉक्टर अनम, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर मुकद्दस सारे कह रहे हैं कि नहीं गुजरेंगे। जब नहीं गुजरेंगे तो क्या होगा कि बाकी सारी चीजें, मतलब कि प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा और एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन सारी चीजें फिल्टर हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। लेकिन आपके जो आरबीसीज हैं वो अंदर ही रहेंगे। वो आरबीसीज क्या रहेंगे, अंदर ही रहेंगे। तो हमारे आरबीसीज कौन फिल्टर करता है, वो करते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। क्योंकि इनमें जो गैप होता है वो कितना होता है, 100 नैनोमीटर। तो 100 नैनोमीटर जब भी गैप होगा तो हमारे आरबीसीज कितने होते हैं, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से हमारे आरबीसीज बाहर नहीं जा पाएंगे। तो क्या होगा कि हमारे आरबीसीज अंदर ही रहेंगे, आरबीसीज हमारे फिल्टर हो चुके हैं। आरबीसीज क्या हमने कर लिया, पुन लिए हैं, जिसको हम कहते हैं जी हमने पत्ती को पुन लिया। तो इस तरह हमने आरबीसीज को पुन दिया है बाय फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। पहला कॉन्सेप्ट ये है, और ये बहुत बच्चों को समझ नहीं आता कि आरबीसीज ही क्यों फेनेस्ट्रेटेड में कैपिलरीज में फिल्टर होते हैं। तो आपने याद रखना है जो इसमें गैप होता है वो 100 नैनोमीटर का होता है। अगर 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो आपके वो स्ट्रक्चर उसमें से पास ही नहीं कर पाएगा। तो आरबीसी 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है तो क्या होता है, उसमें से पास ही नहीं होता। अब अब जो दूसरा आपके पास चैलेंज आ गया है कि आपका प्लाज्मा भी फिल्टर हो गया। प्लाज्मा मतलब जो आपका पानी है, और जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो भी फिल्टर हो चुकी है। अब आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड अल्लाह ताला ने आपके अंदर क्या रखा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रखी है। क्या रखी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रखी है। और इसमें बिल्कुल छोटे छोटे सुराख होते हैं। इसमें कितने छोटे छोटे सुराख होते हैं। और ये जो इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। और ये सुराख कितने होते हैं, ये सुराख तकरीबन होते हैं 50 to 60 नैनोमीटर के। ठीक है, इनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। और अभी अभी मैं पढ़ा चुका हूं कि जो आपकी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये कौन से चार्ज की होती है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप तो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, जरा मुझे बताएं ना कि प्रोटीन पे कौन सा चार्ज होता है, पर जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी में उस पे कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो मैंने बता दिया, चलो खैर है। बताएं मुझे कि प्रोटीन पे कौन सा चार्ज होता है। और मैंने एक एक्सेप्शन भी बताई थी, और मुझे जो बंदा एक्सेप्शन बताएगा उसको बहुत मतलब मेरी शाबाश मिलेगी। बताएं एक्सेप्शन क्या है। ये तो हमें पता है कि प्रोटीन्स पे क्या होता है, जितनी भी हमारी बॉडीज में प्रोटीन्स होती हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। जो हिमाटोलॉजी में प्रेजेंट था उसको लाजमी पता होगा। एक्सेप्शन क्या है, बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। जो जितनी भी बॉडी में प्रोटीन होती है वो सारी नेगेटिव होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? जी डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर तहरीम, बताएं जरा एक्सेप्शन क्या है। चले मैं आपको बता देता हूँ। हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। नहीं नहीं, एल्ब्यूमिन नहीं होती। एल्ब्यूमिन पे जितनी भी प्रोटीन्स हैं सब पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन होती है जिसके इर्द गिर्द डीएनए ने रैप करना होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपने याद रखना है। जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन हिस्टोन के अंदर क्या होता है, एक लाइसीन अमाइनो एसिड होता है जिसकी वजह से क्या होता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, पता नहीं भूल जाते हो यार आप। खैर, अब जितनी भी प्रोटीन्स हैं उस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। और हम 9th 10th 11th 12th में पढ़ चुके हैं कि लाइक जो जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। वो एक जैसे जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो जरा आप गौर से देखें कि जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या है, नेगेटिव है। और जो आपकी प्रोटीन है ये क्या है, नेगेटिव है।
तो क्या होगा, ये दोनों रिपेल करेंगे। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये उसको कहेगी कि चलो अंदर ही रहो, आपको बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। क्या होगा कि जो आपकी एल्ब्यूमिन है वो आपकी आगे नहीं जा पाएगी। आगे क्यों नहीं जा पाएगी? ड्यू टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, ये फिल्टर करती है प्लाज्मा प्रोटीन्स को। प्लाज्मा प्रोटीन्स को ये क्यों फिल्टर कर देती है? क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और जितनी भी बॉडी में प्रोटीन्स है वो क्या है? दे आर नेगेटिवली चार्ज। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब आपका क्या होता है कि कुछ बड़ी ढीठ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो इन सुराखों से भी गुजर जाती हैं। ठीक है, इन सुराखों से भी गुजर जाती हैं कुछ बहुत कम प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स क्या होती हैं, बहुत ढीठ होती हैं और वो क्या इन सुराखों से गुजर जाती हैं। अब अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने हमें एक स्पेशलाइज्ड सेल दिए जो कि क्या है, दैट इज योर विजरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल। वो इन सुराखों के ऊपर क्या है, मतलब एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिसको हम कहते हैं पोडोसाइट। ठीक है, पोडोसाइट, और वो इन सुराखों के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, और देखो आपकी बुक ने एक लफ्ज लिखा है डायाफ्राम स्लिट। ठीक है, डायाफ्राम स्लिट। डायाफ्राम स्लिट का क्या मतलब होता है? देखो स्लिट का मतलब क्या होता है, हमने आपको पता नहीं आपने फिजिक्स किस तरह पढ़ी है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स पढ़ी थी क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो फर्ज करो ये दो पॉइंट्स है ना, दो पॉइंट्स हैं, अगर इनमें हम ओपनिंग, इनमें जो ओपनिंग है वो बहुत कम कर दें, इसको हम कहते हैं स्लिट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्लिट। अब क्या होता है, फर्ज करो ये सुराख था, इसके ऊपर आपका पोडोसाइट आ जाता है। जब इसमें से बेचारी प्रोटीन गुजर जाती है, वो बच बचा के गुजर तो जाती है, लेकिन जो पोटोसाइट होते हैं वो इसकी ओपनिंग को इतना तंग कर देते हैं कि सिर्फ सिर्फ वो क्या करते हैं, वो जो आपके लेस देन 50 नैनोमीटर, ऐसी प्रोटीन्स जो कि आपकी 50 नैनोमीटर से कम कम है, सिर्फ उसको गुजरने देते हैं, बाकी किसी प्रोटीन को वो नहीं गुजरने देते। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी मोस्टली जो प्रोटीन्स होती हैं वो आपके यूरिन में नहीं जाती हेल्दी पर्सन में। लेकिन जब मसला आता है पोडोसाइट में, जब मसला आता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, तो फिर आपको क्या हो जाता है, फिर आपको नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो जाता है, और उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। जरा मुझे बताएं कि आपको ये समझ आया है कि हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन किस तरह होती है। सबसे पहले क्या होती है, जालीदार कैपिलरी होती है, जिससे क्या होता है, आपके आरबीसी फिल्टर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जो सुराख होते हैं वो सिर्फ 100 नैनोमीटर के होते हैं। अगर 100 नैनोमीटर से ज्यादा चीज होगी तो उसमें से गुजर ही नहीं पाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें, उस पे क्या, कौन सा चार्ज होता है? उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो उसको रिपेल करती है। जब वो रिपेल करती है तो आपकी प्रोटीन्स अंदर ही नहीं जाती, तो बाहर ही रहती हैं। उसके बाद अगर उसमें से प्रोटीन गुजर जाए तो उसके बाद आपके आ जाते हैं पहरेदार। पहरेदार कौन है? पोडोसाइट है। पोडोसाइट क्या करते हैं, पोडोसाइट एक स्लिट बनाते हैं, बहुत नैरो ओपनिंग बनाते हैं, डायाफ्राम स्लिट बनाते हैं। तो जिस क्या होता है कि जो 50 और 60 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को ये नहीं गुजरने देते। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, डॉक्टर काशिफ, कुछ बुक्स ने 5 नैनोमीटर लिखा हुआ है और कुछ बुक्स ने 50 टू 60 नैनोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये कंफर्म किया था, इसका सही आंसर 50 टू 60 नैनोमीटर है। फर्स्ट एड ने गलत लिखा लिखा हुआ है, जो नया एडिशन है उसमें गलत लिखा हुआ है, 50 टू 60 नैनोमीटर है। अच्छा खैर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा कि आपका ब्लड आएगा और यहाँ पे जो जाली थी, जो आपके ब्लड सेल्स से, जो आपकी प्रोटीन थी, जो एल्ब्यूमिन थी, ग्लोमेरुलिन थी, वो सारी ब्लड के अंदर रह जाती है। लेकिन जो आपका बाकी यूरिन वाला मटेरियल होता है वो किस में चला जाता है? वो आपके बोमेन कैप्सूल में चला जाता है, और वो फिर अपनी यूरिन फॉर्मेशन की जर्नी को स्टार्ट करता है। और वो फिर कहाँ पे जाता है? वो पहले बोमेन कैप्सूल में जाता है, फिर पीसीटी में जाता है, फिर लूपोफेनेले में जाता है, फिर डीसीटी में जाता है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, और आपका यूरिन के रास्ते बाहर चला जाता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल आपको ये बात समझ आनी चाहिए। हम पढ़ते हैं जो आपका टॉपिक है, दैट इज योर कोर्स ऑफ यूरिटर। ठीक है, कि फर्ज करो कि ये आपकी किडनी है। ठीक है, ये आपकी किडनी है और यहाँ इससे क्या निकलती है, इससे एक वेसल निकलती है जो कि यूरिन को लेके जाती है ब्लैडर तक। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूरिटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? यूरिटर कहते हैं। अब हमने ये समझना है, अब हमने ये समझना है कि इस यूरिटर से हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एनाटमी है इसकी, ये आपको पता होनी चाहिए, और ये हाई यील्ड एनाटमी है। एनाटमी आपने नहीं छोड़नी। कोर्स ऑफ यूरिटर, कोर्स ऑफ यूरिटर को हम समझते हैं कि यार हमारा जो यूरिटर है वो कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो कोर्स ऑफ यूरिटर है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसको हम समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने गौर से देखना है। सबसे पहला उसने जो लाइन लिखी हुई है कि जो आपकी यूरिटर है ना, जो यूरिटर है वो रीनल पेल्विस से निकलती है। ये जो एरिया है जहां से आपका जो वेसल्स हैं वो एंटर होती हैं, उसको हम कहते हैं पेल्विक एरिया। ठीक है, किडनी का पेल्विस। तो किडनी के पेल्विक एरिया से आपकी क्या निकलती है? आपकी यूरिटर निकलती है, पहली बात हो गई। लेकिन जो इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है और जो आपको लाजमी पता होना चाहिए, जो कि आपको एमसीक्यूज भी आएगा, वो क्या है कि पहली बात उसने देखो ये लिखी है कि
अराइज फ्रॉम पेल्विस, मतलब कि किडनी के पेल्विस से आपकी यूरिटर निकलती है, ठीक है, मान लिया। लेकिन इसके बाद ये जो लाइन है इसको अंडरलाइन कर लें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो यूरिटर है ये ट्रेवल करती है, ट्रेवल अंडर गोनेडल आर्टरी, ठीक है, ट्रेवल अंडर गोनेडल आर्टरी। अब गोनेडल आर्टरी क्या कौन कौन सी आर्टरी होगी जो आपके गोनेड्स को सप्लाई करेगी? मतलब अगर वो फीमेल है तो कौन सी होगी? वो आपको होगी उसकी ओवेरियन आर्टरी। अगर वो मेल है तो उसमें क्या होगा? वेस डेफरेंस होगा। तो आपने याद रखना है कि जो आपकी यूरिटर होती है, यूरिटर किसके नीचे होती है? वो नीचे करके होती है, पोस्टीरियर होती है, किसके किसके आपके किसके? यूट्राइन आर्टरी के, ठीक है, यूट्राइन और ओवेरियन आर्टरी के, यूट्राइन आर्टरी के, और किसके? वेस डेफरेंस के। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यार हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फर्ज करो कि कोई बंदा है और उसको क्या हो गया है, उसको आपने यूट्रस जो है निकालनी है, मतलब कि उसको यूट्रस का कैंसर हो गया, ठीक है, एक पेशेंट थी उसको क्या हो गया? यूट्रस का कैंसर हो गया। अब आपने उसकी यूट्रस निकालनी है, ठीक है, आपने उसकी यूट्रस को क्या करना है? कट करना है। तो जब आप गायनोकोलॉजिकल कोई भी प्रोसेस करोगे, गायनी रिलेटेड कोई भी प्रोसेस करोगे, जब आप उसकी यूट्रस को क्या करोगे? कट करोगे। तो आप गलती से, अगर आप किर्गिस्तान के डॉक्टर हैं तो आपसे गलती हो सकती है कि, खैर मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि अगर आप किर्गिस्तान के डॉक्टर हो और आप इतने अभी वेल ट्रेंड नहीं हो, तो क्या होगा कि अगर जब आप यूट्रस को काट रहे होगे, यूट्रस को आप कट कर रहे होगे, तो क्या होगा कि आप गलती से उसकी यूरिटर भी काट सकते हो, ठीक है, आप उसकी यूरिटर को भी क्या कर दोगे? लाइगेट कर दोगे गलती से, ठीक है। तो ये एट्राजेनिक है, एट्राजेनिक कहते हैं जो हमारी अपनी गलती से होता है। तो आप क्या करोगे? आप जो यूरिटर है उसको भी क्या कर दोगे? लाइगेट कर दोगे ड्यूरिंग गायनाकोलॉजिकल प्रोसेस। जिससे क्या होगा कि आपको किडनी वाली सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाएंगी। अब ये आपको आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा? वो कहेगा कि यार एक बंदी थी और उसको यूट्रस का कैंसर हुआ, उसके बाद वो जब उसने ऑपरेट कराया तो उसको 1-2 दिन के बाद ही उसको यूरिन भी नहीं आ रहा और उसको फ्लैंक पेन हो रही है। तो आप बताएं उसका क्या रीजन हो सकता है? तो आप चूंकि मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि चूंकि उसमें यूट्रस का कैंसर हुआ था, जब हमने यूट्रस को लाइगेट किया, जब हमने यूट्राइन आर्टरी को कट किया, तो क्या हुआ? आपका जो यूरिटर था वो भी लाइगेट हो गया, जिससे क्या हुआ कि उसको जो किडनी के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जब हम करते हैं ओफ्रेक्टमी, मतलब कि किसी बंदी की हमने क्या करनी है? हमने ओवरी को काटना है, मतलब ओवरी को बाहर निकालना है बॉडी से। तो जब हम ओवरी को बाहर निकालेंगे तो उससे हम क्या करेंगे? हम जो ओवेरियन आर्टरी होती है, ओवेरियन आर्टरी, उसको भी हम क्या करेंगे? लाइगेट करेंगे। जब हम ओवेरियन आर्टरी को लाइगेट कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? हम गलती से उसकी यूरिटर भी कट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा? उसको किडनी वाली सिम्टम्स आ जाएंगी, मतलब कि क्या? उसकी यूरिटर डैमेज हो जाएगी। जब यूरिटर डैमेज होगी तो क्या होगा उसमें? हाँ, ये बताता हूँ, विजेक्टोमी का बताता हूँ। जब उसकी यूरिटर डैमेज होगी तो क्या होगा? जब उसकी यूरिटर डैमेज होगी तो क्या होगा? उसमें यूरिट्रल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। यूरिट्रल क्या होगी? ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब उसकी यूरिटर में क्या हो जाएगी? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। और क्या होगा? यहाँ उसकी जो यूरिटर है वो लीक हो जाएगी, उसकी एब्डोमेन में क्या चला जाएगा? यूरिन चला जाएगा, और ये बहुत बुरी कॉम्प्लिकेशन है, इसका मरीज मर जाता होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और अहम बात कि अगर हम क्या करें? विजेक्टमी करें। विजेक्टमी किसको कहते हैं? अगर कोई बंदा है और उसका हमने ब्लैडर को ही उड़ाना है, ठीक है, ब्लैडर को कट करना है, जहां पे वेज आ जाए ना लफ्ज, इसका मतलब होता है ब्लैडर, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है। तो अगर हम किसी बंदे का विजेक्टमी कर रहे हैं या ब्लैडर का कोई हिस्सा कट कर रहे हैं, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं? उससे भी हम यूरिटर को कट कर सकते हैं और उससे भी आपको सही सिम्टम, यही वाली सिम्टम्स आएंगी। उसके अलावा आपने याद रखना है, जब भी आपका ब्लैडर कंप्रेस करता है ना, जब भी आपका ब्लैडर क्या करता है? कंप्रेस करता है। तो अब होता क्या है? देखो, फर्ज करो ये जो किडनी है, किडनी से क्या निकलती है? यूरिटर निकलती है। और आपका ये ब्लैडर है, नीचे ब्लैडर है, ये क्या है? ब्लैडर है। अब जो आपकी यूरिटर है ये ओब्लिकली एंटर होती है, जो आपकी बुक है एनाटॉमी उसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी यूरिटर है ये जो ब्लैडर में एंटर क्या होती है? ओब्लिकली होती है, टेढ़ी होके होती है। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि जब भी हमारा ब्लैडर कंप्रेस होता है, जब भी हमारा ब्लैडर कंप्रेस होता है, तो आपकी बुक ने एक लफ्ज लिखा हुआ है इंट्राम्यूरल, ठीक है। इंट्राम्यूरल किसको कहते हैं? इंट्राम्यूरल कहते हैं कि जो कि उसकी दीवार के अंदर हो, इनटू द वॉल ऑफ इनटू द वॉल ऑफ ब्लैडर। मतलब इंट्राम्यूलर का मतलब है कि जो ब्लैडर है उसकी जो वॉल्स हैं, वॉल्स के अंदर जो यूरिटर है, मतलब ये देखो, ये उसकी दीवारें हैं और इसके अंदर जो यूरिटर है वो कंप्रेस हो जाता है। जब भी ब्लैडर कंप्रेस होगा क्या होगा? इंट्राम्यूरल जो आपका यूरिटर है वो क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है। और इसका हमें फायदा क्या होता है? इसका हमें फायदा ये होता है कि जो आपका यूरिन होता है वो बैक फ्लो नहीं करता। वो क्या नहीं होता? बैक फ्लो नहीं करता। तो जब भी कोई बंदा मिक्चुरेशन करता है, मिक्चुरेशन किसको कहते हैं? यूरिनेशन को। मतलब अगर कोई बंदा वॉशरूम यूज करता है तो जब जब भी वो अपने ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कभी आपने सोचा कि उसका यूरिन बाहर तो आता है लेकिन वो वापस किडनी की तरफ क्यों नहीं जाता? तो आपने याद रखना है कि देखो, फर्ज करो कि ये ब्लैडर है,
ठीक है, ये उसकी दीवारें हैं और इसके अंदर क्या जा रही है, उसकी यूरिटर जा रही है। तो यहाँ पे जब वो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूरिटर को क्या कर देता है, यहाँ पे से जो यूरिटर होती है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। जब वो कंप्रेस होती है तो आपका यूरिन बाहर आता है लेकिन वापस किडनी की तरफ नहीं जाता। लेकिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसको क्या आ जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस, और ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उसकी किडनीज में क्या आ जाएगा, यूरिन बैक फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट एनाटमी है सारी। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जो आपकी यूरिटर है, जो यूरिटर है उसकी ब्लड सप्लाई उसने लिखी हुई है कि जो प्रोक्सिमल है, ठीक है, जो प्रोक्सिमल यूरिटर है इसको कौन कौन सप्लाई करती है। तो इसको, इसमें कोई खास समझाने वाली बात नहीं है, इसको आपने रटा ही मारना है कि जो यूरिटर का पहला हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है, जो आपका पेल्विस से लेके जो पहले 1/3 होता है, जो पहले वाला हिस्सा होता है, उसको कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, उसको आर्टरी सप्लाई करती है रीनल आर्टरी। जो किडनी को सप्लाई कर रही होती है वही फर्स्ट 1/3 को कौन सप्लाई कर रही होती है, यूरिटर को, आपकी रीनल आर्टरी। ठीक है, तो इधर मैं लिख भी देता हूं, जो प्रोक्सिमल है उसको कौन सप्लाई करता है, रीनल आर्टरी। लेकिन जो आपकी मिडल है, जो आपकी मिडल यूरिटर है उसको कौन सप्लाई करता है, उसको आपकी सप्लाई करता है जी गोनेडल। ठीक है, गोनेडल, गोनेडल हो गया। उसके बाद एओर्टा से भी उसकी कुछ सप्लाई आ जाती है और कॉमन कॉमन एंड इंटरनल इलियक से भी आ जाती है। ये आपने इसको देख लेना है, रट्टे वाली बात है। उसके बाद इसके अलावा आपने याद रखना है जो डिस्टल यूरिटर होता है उसको कौन सप्लाई करता है, इंटरनल इलियक। ठीक है, इंटरनल इलियक जो आपकी एंड वाला हिस्सा है यूरिटर का, उसको इंटरनल इलियक एंड सुपीरियर विजाइकल आर्टरी सप्लाई करते हैं। ये आपने रटाई मारना है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि 3 कॉमन साइट्स, मतलब कि आपको, मतलब अगर यूरिटर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कोई रुकावट आती है, तो कौन कौन सी कॉमन साइट्स हैं जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। तो उसमें ये भी रट्टे वाली बातें हैं कि सबसे, मतलब 3 कॉमन ऐसी जगह बताएं जहां से ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। ये एमसीक्यूज आता होता है कि कौन सी ऐसी साइट है जहां से ऑब्स्ट्रक्शन आती है यूरिन में। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है, जो आप ज्यादातर मरीज आपको किसके मिलेंगे, यूट्रो पेल्विक जंक्शन। यूट्रो पेल्विक जंक्शन का मतलब क्या होता है, यूट्रो पेल्विक जंक्शन, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यूट्रो का मतलब क्या होता है, यूट्राइन, मतलब यूरिटर। और पेल्विक का मतलब क्या होता है, पेल्विस। पेल्विस हम किसको कहते हैं कि जिस जिस एरिया से आपकी यूरिटर एंटर होती है किडनी में, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विस। तो जिस एरिया से, जहां से आपकी यूरिटर निकल रही होती है, इट इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ में आपकी रुकावट आ सकती है, ये आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है पेल्विक इनलेट। अब आपको पता है कि जो आपका ब्लैडर है, जो वो आपके किस रीजन में है, वो आपके पेल्विस में पड़ा हुआ है। मतलब फर्ज करें कि आपकी ये 2 पेल्विक बोन्स हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, पेल्विक बोन है, ये एक लेफ्ट है, एक राइट है, और इसके ऊपर यहाँ पे पड़ा होता है आपका ब्लैडर। अब होता क्या है, यहाँ पे ना एक लिगामेंट होता है, उसको शायद हम कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। होता क्या है कि ऊपर से यूरिटर आती है और इस इंग्वाइनल लिगामेंट को पियर्स करती है, इसके दरमियान से गुजर के, और किस में जाती है, आपके ब्लैडर में जाती है। ये जो जंक्शन है जहां से आपकी यूरिटर एंटर हो रही है आपके पेल्विक रीजन में, जहां से आपकी यूरिटर एंटर हो रही है पेल्विक रीजन में, यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। उसके अलावा जो आपका इंट्राम्यूरल यूरिटर है, मतलब यूरिटेरो वेसिकल, यूरिटेरो वेसिकल। यूरिटेरो वेसिकल का मतलब क्या है, आपको नाम से पता चल रहा है। यूरिटेरो का मतलब क्या है, यूरिटर, और वेसिकल का मतलब क्या है, आपका ब्लैडर। तो जो जहां से आपकी यूरिटर ब्लैडर में एंटर हो रही है, 3 जगह पे आपकी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। पहली वो जगह जहां से आपकी यूट्रस निकली है, कहां से, आपकी किडनी से, पेल्विस से। उसके अलावा पेल्विक इनलेट, और तीसरे नंबर पे यूरिटेरो वेसिकल। जो मैं एक्स्ट्रा आपको बातें बताता हूँ वो मोस्टली यूएसएमएलई की होती है, क्योंकि मैं यूएसएमएलई की तैयारी कर रहा हूँ। तो वो यूएसएमएलई के यूवर्ल्ड जो होता है उसमें से वो होता है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा बातें होती हैं वो अगर आप अपनी बुक पे नोट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके काम ही आएंगी, आपका टाइम जाया नहीं होगा। तो इसमें एक एक्स्ट्रा बात ये करते हैं कि एक बंदी थी, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बंदी थी और उसको क्या था, सर्वाइकल कैंसर था। ठीक है, उसको क्या था, सर्वाइकल कैंसर था। एक बंदी थी और उसको क्या था, सर्विक्स, जो उसकी सर्विक्स थी उसका कैंसर था, सर्वाइकल कैंसर था। और वो सर्वाइकल कैंसर उसके फैल चुका था पेल्विक नोड्स तक। ठीक है, पेल्विक लिम्फ नोड्स, और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो आपका कैंसर होता है वो लिम्फ नोड्स तक भी फैलता है। तो सर्वाइकल कैंसर मेटास्टेसाइज कर चुका था किसके तरफ, पेल्विक नोड्स की तरफ। फिर हमने क्या किया, फिर वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उसको क्या कर दिया, जो उसके नोड्स थे, जो पेल्विक नोड्स थे, उनको क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया, मतलब उनको कट कर दिया, उनको ऑपरेट करके उनकी सर्जरी कर दी, उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन उसको 1 या 2 दिनों के बाद उसको किडनी के सिम्टम्स आ गए, मतलब उसको किडनी की ऑब्स्ट्रक्शन वाले सिम्टम्स आ गए। तो जरा मुझे बताएं कि इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो ये उसका, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है कि जो आपकी यूरिटर होती है, ये आपकी बुक पे लाइन आई थिंक नहीं लिखी हुई, इसको आप लिख लेना। जो यूरिटर होती है, यूरिटर क्या होती है, इंटीरियर होती है। मतलब इंटीरियर होती है किसके,
पोस्टीरियर किसकी होती है? पोस्टीरियर किसकी होती है? पोस्टीरियर होती है गोनेडल आर्टरीज के। लेकिन एंटीरियर किसकी होती है? एंटीरियर किसकी होती है? आगे किसकी होती है? आपकी इलियक वेसल के, जो आपकी टांगों के अंदर वेसल्स जा रही हैं उसके, ये एंटीरियर साइड पे होती है। लेकिन पोस्टीरियर किसकी होती है? गोनेडल आर्टरीज पे। लेकिन ये एंटीरियर किस मतलब वहां से ये किस किस पॉइंट पे गुजरती है? जहां पे आपके पेल्विक नोड्स पड़े होते हैं ना, जहां पे आपके पेल्विक लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं, ये वहां पे से गुजरती है। अब आपको क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि एक बंदी थी, उसको सर्वाइकल कैंसर हुआ, सर्वाइकल कैंसर से सर्जन ने उसने क्या किया, उसके पेल्विक लिम्फ नोड्स को कट किया। जब उसके पेल्विक लिम्फ नोड्स को कट किया तो उसकी किडनी भी फेल हो गई। तो क्या हुआ? आपका बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि चूंकि जो आपकी यूरिटर है वो कहां से गुजरती है? वो गुजरती है पेल्विक जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसके बिल्कुल पास से, और इंटीरियर टू इलियक वेसल, इंटीरियर टू इलियक वेसल एट द पेल्विक नोड्स, एट द लेवल ऑफ पेल्विक नोड्स। तो जब हमने उसके पेल्विक नोड्स को कट करने की कोशिश की तो हमारी गलती से क्या हो गया? उसकी यूरिटर भी कट हो गई। तो क्या हुआ? उसको किडनी फेल हो गई, उसको किडनी की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, उसका यूरिन लीक हो गया। ठीक है, तो ये आपने लाजमी बातें याद रखनी है, ये हाई यील्ड एनाटॉमी है। तो ये एक एक्स्ट्रा बात थी, ये यूएसएमएलई में इसका क्वेश्चन मौजूद है, तो आप इसको देख सकते हैं। टोटल बॉडी वाटर, जो आपका टोटल बॉडी वाटर है, फर्ज करो हम स्टार्ट करते हैं बॉडी वेट से, कि आपका जितना भी बॉडी वेट है, फर्ज करो हम एक बंदा लेते हैं 70 किलो का। ठीक है, एक बंदा है और वो कितना है? 70 किलो का है, और उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि उसमें पानी कितना है, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कितनी है। तो बॉडी वेट हमारा दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है वाटर कंटेंट और एक होता है नॉन वाटर कंटेंट। मतलब कि हमारी बॉडी में क्या होता है? वाटर होता है, और क्या होता है? नॉन वाटर। कि जो मेरे सेल्स हैं, जो मेरी प्रोटीन है, उनमें अगर हम पानी निकाल दें तो वो नॉन वाटर बन जाएगा। अब जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट कितना होता है? तो इसको हम जो वाटर कंटेंट होता है इसको हम कहते हैं टोटल बॉडी वाटर, TBW। और ये कितना होता है? 42 लीटर। आपके अगर आप 70 किलो आपका वजन है तो आप में 42 लीटर पानी है। ठीक है, अगर आपका 70 किलो वजन है तो आप में 42 लीटर, 42 लीटर वाटर है। इसको हम कहते हैं टोटल बॉडी वाटर। अब ये जो टोटल बॉडी वाटर है ना, ये दो 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 चीजों पर मुश्तमिल है। कौन कौन सी चीजों पर मुश्तमिल है? एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखो, आपकी बॉडी में फर्ज करो ये एक सेल्स का मैं गुच्छा बनाया है। जो सेल के अंदर पानी होता है, जो सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में पानी होता है, उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर है, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द जितना भी पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर वो वाला पानी है जो कि आपके सेल के बाहर है। जिस तरह आपका ब्लड है, ब्लड आपका क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर है। और जो आपके सेल के अंदर पानी होता है, सेल के अंदर पानी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर। अब आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फिर आगे दो में डिवाइड है। दो में कैसे डिवाइड है? एक तो आपका हो गया ब्लड, मतलब कि प्लाज्मा, जो आपके ब्लड में फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और दूसरा आपका कौन सा? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल किसको कहते हैं? जो आपके सेल्स होते हैं इनके दरमियान जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल वाटर। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कितना कितना होता है। देखो, अगर आपका 70 किलो वजन है और आप में टोटल पानी कितना होगा? 42 लीटर। एक्स्ट्रा सेलुलर कितना होगा? उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर होगा 40%। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर कितना होगा? 40%। और उसमें इंट्रा सेलुलर कितना होगा? 20%। अब देखो, फर्ज करो मेरा जो बॉडी वेट है वो 70 kg है, और ये कितना है? 100% है। अब मुझे पता है कि हम ये बचपन से बात ये पढ़ते आ रहे हैं कि यार हमारी बॉडी में 60% पानी होता है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा टोटल बॉडी वाटर है वो कितना? 60% है। और 40% क्या है? ड्राई मैस है। 40% क्या है? ड्राई मैस है, जिसमें कोई वाटर नहीं है। अब जो 60% है वो आगे फिर टू में डिवाइड है। जो उसमें 40% है वो सेल के बाहर होता है, लेकिन जो 20% है वो क्या है? वो सेल के अंदर है। वो क्या है? वो सेल, समझ आ गई होगी कि टोटल बॉडी वाटर कितना होता है? 42 लीटर। और एक्स्ट्रा और इंट्रा, अब जो एक्स्ट्रा है उसमें दो चीजें होती हैं। आपका एक प्लाज्मा वॉल्यूम होता है, और क्या होता है? आपका आपका एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर, आपका इंटरस्टिशियल वाटर होता है। अब जो प्लाज्मा है, जो आपका ब्लड है, उसमें कितना होता है? 3.5 लीटर। अब ये आपने सारी वैल्यूज याद नहीं करनी। आपसे कभी कोई बंदा ये नहीं पूछेगा कि यार बताएं आप में कितना पानी है और ये वो, लेकिन आपने ये समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो चीजें याद करनी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहले आपने बात याद की कि जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है? 3.5 लीटर होता है। और जो इंटरस्टिशियल होता है ये कितना होता है? ये 10.5 लीटर होता है। 10.5 लीटर होता है। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कितना आ जाता है? वो आ जाता है हमारे पास 14, ठीक है, 14 लीटर। तो ये आपने याद रखना है कि आपकी बॉडी में अगर 42 लीटर पानी है टोटल, तो उसमें से जो सेल के बाहर है वो कितना होगा? 14 लीटर। और बाकी कितना बच जाता है? बाकी बच जाता है 28 लीटर। ठीक है, 28 लीटर। और ये कितना होता है? 40% होता है, और ये 20% होता है। उलट हो गया था तो इसके लिए माजरत। अच्छा, 28 लीटर, जो 28 लीटर है वो सेल के अंदर है। तो अगर मैं इसको सम करूं, देखो, अगर एक 70 किलो का बंदा है, 70 किलो के बंदे में क्या होगा? टोटल पानी कितना होगा? 42 लीटर। उसके सेल के बाहर कितना होगा? सेल के बाहर कितना होगा? उसका
14 लीटर, और सेल के अंदर कितना होगा 28 लीटर। ओके, क्लियर है। अब मैं आपको डायग्राम समझाता हूं जो आपकी बुक ने बनाई हुई है, और इसको आपने लाजमी समझना है, ये आपके काम आएगी आगे जाके। देखो, आपकी बुक ने इस तरह का एक ग्राफ बनाया है छोटा सा आपको समझाने के लिए। उसमें उसने लिखा हुआ है कि अगर हम जो हमारा वाटर कंटेंट है, अगर हम वाटर को टू पार्ट्स में डिवाइड करें, तो आपका जो 1/3 पार्ट है, ठीक है, जो 1/3 पार्ट है, मतलब अगर हम जो हमारा 42 लीटर है, अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो एक हिस्सा जो 1/3 है वो क्या है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। वो एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, फ्लूइड है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। कौन कौन से पर मुश्तमिल है? एक आपका प्लाज्मा, मतलब कि आपका जो ब्लड है, और ब्लड कितना आता है, वो आता है 3.8 लीटर, ठीक है, 3.5 या 3.8 लीटर। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो सेल के इर्द गिर्द है, वो कितना है, वो आपका है जी 10.5 लीटर। अब हमें पता चल गया कि जो मेरा है ईसीएफ, जो मेरा ईसीएफ है वो कितना है, वो 14 लीटर है। वो कितना है, 14 लीटर है, और वो कितना है, 20% है, 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट है। और क्या है वो, कितना है जी, 14 लीटर है। ओके, उसके बाद आता है हमारा इंट्रासेलुलर, कि जो कि सेल के अंदर है। आपकी बुक की डायग्राम समझा रहा हूं। तो जो सेल के अंदर है वो कितना आता है, अगर हम उसके 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से उसमें क्या है, इंट्रासेलुलर है, और वो कितना बनाता है, 40% बनाता है टोटल बॉडी वेट का। और 28 केजी, मतलब 28 लीटर या 28 केजी आपका क्या है, पानी आपके सेल्स के अंदर मौजूद है। अब इसमें जो समझने वाली बात है, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें समझने वाली बात ये है। देखो, जो आपका प्लाज्मा होता है, देख प्लाज्मा किस में शामिल है, प्लाज्मा किस में शामिल है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, क्योंकि वो सेल के बाहर होता है। लेकिन इंटरस्टिश जो आपका इंट्रासेलुलर है, जो आपका ब्लड होता है, इसमें क्या होते हैं, आरबीसीज भी तो होते हैं, और आरबीसीज में क्या होता है, पानी होता है। अब उसने ये लिखा हुआ है कि जो आरबीसीज होते हैं उसका 2.8 लीटर जो है वो इंट्रासेलुलर में आता है। वो आपने एक्स्ट्रा सेलुलर में नहीं ऐड कर देना, वो सेल के अंदर होता है। होता वो ब्लड में ही है, होता वो ब्लड में ही है, लेकिन हम उसको काउंट किस में करते हैं, इंट्रासेलुलर में, क्योंकि वो आरबीसी के अंदर होता है। अब उसने एक टेस्ट ट्यूब बनाई है आपको समझाने के लिए। देखो, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने ब्लड डाल दिया। जब मैंने ब्लड को काफी देर के लिए छोड़ा, तो क्या होगा, आरबीसीज मेरे नीचे बैठ जाएंगे, जितने भी आरबीसीज होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर पानी पानी रह जाएगा, जिसको मैं क्या कहता हूँ, प्लाज्मा कहता हूँ। ऐसे ही है। अब जो जब हम निकालते हैं हिमोक्रेट, ठीक है, हिमेटोक्रेट, हम ये इसको हिमाटोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि हिमेटोक्रेट नॉर्मल कितना होता है, 45% होता है। मतलब आपकी जो आरबीसीज है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 45% होनी ही चाहिए, ठीक है, होनी ही चाहिए। तो हम हेमाटोक्रेट कैसे निकालते हैं, आरबीसीज के वैल्यू से। और उसने एक फार्मूला बताया है कि हेमाटोक्रेट को आप निकाल सकते हो, जो हीमोग्लोबिन होता है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हेमाटोक्रेट मिल जाएगा। तो हेमाटोक्रेट क्या होता है, हेमाटोक्रेट होता है कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसीज इनटू प्लाज्मा, इनटू आवर ब्लड। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेमाटोक्रेट कहते हैं। और इसमें जो समझने वाली बात यह है कि जो आपका आरबीसीज होता है, आरबीसीज का जो वॉल्यूम होता है वो इंट्रासेलुलर में आता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो प्लाज्मा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में आता है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं ब्लड बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक समझने वाली बात है। अब हम थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। थ्योरेटिकल, उसने आपको एक निमोनिक दिया हुआ है कि एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं 60 40 एंड 20। ये एक रूल है, इससे आप इसको याद कर सकते हो। कैसे? जो आपकी बॉडी है, जो आपका टोटल बॉडी वेट है, उसका 60% क्या है, टोटल बॉडी वाटर है, और वो कितना है, 42 लीटर। ये आपने याद करना है। उसके बाद क्या आता है, 40% क्या है, आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, आईसीएफ है, और वो कितना है, वो आपका है 28 लीटर। उसके बाद आपका 20% टोटल बॉडी वेट का क्या है, आपका सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जिसको मैं कहता हूं ईसीएफ, और वो कितना है, वो है जी आपका 14 लीटर। जब आप 28 और 14 को जमा करोगे तो कितना आंसर आएगा, 42 ही आंसर आएगा। इसलिए आपने याद रखना है, आप अगर 70 किलो के हो तो आप में 42 लीटर पानी होगा, उसमें 28 आपके सेल के अंदर होगा और 14 आपके सेल के बाहर होगा। ठीक है, तो ये इसमें आपने बातें याद रखनी है। उसके अलावा जो उसमें नॉन वाटर मैस है, वो कितना होगा, 28 केजी होगा, जिसमें कोई भी पानी शामिल नहीं होगा। अब जरा मुझे बताते हैं कि यार जो आपकी थ्योरी वाली बातें हैं उसमें आपकी बुक ने क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपकी बुक ने पहली जो थ्योरी वाली बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि आपने इसको किस तरह याद करना है, 60-40-20 के रूल से। 60% टोटल बॉडी वाटर, 40% आईसीएफ, 20% ईसीएफ। ठीक हो गया। लेकिन जो आपका आईसीएफ होता है, अब हाँ, मैं आपको ये बार बार पढ़ा चुका हूं कि जो आपके सेल होते हैं, सेल आर पैकेट्स ऑफ पोटाशियम। सेल के अंदर ना पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है, पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है। सेल के अंदर क्या होता है, पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है। और सेल के बाहर क्या होता है, सोडियम बहुत ज्यादा होता है। ये हम तकरीबन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब होता क्या है, आपकी बुक ने बताया है कि जो आपका
आईसीएफ है ना, जो आपका आईसीएफ है, आपका इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर है, वो किस किस चीज से मिलके बना होता है। तो आप और कुछ याद रखो या ना रखो, लेकिन आपने पोटाशियम लाजमी याद रखना है। आपकी बुक ने उसको उसको लिखा भी हुआ है हाइकिंग के नाम से, हाइकिंग। ठीक है, हाइकिंग आपको निमोनिक दिया हुआ है, आपने याद रखना है कि पोटाशियम सेल के अंदर ज्यादा होते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, पोटाशियम होते हैं, और क्या होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, और क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे एटीपी वगैरह होते हैं। लेकिन आपने पोटाशियम नहीं बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आईसीएफ है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसमें पोटाशियम बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो आपके सेल के बाहर होता है, उसमें क्या ज्यादा होते हैं, उसमें सोडियम ज्यादा होते हैं। उसमें क्या होते हैं, सोडियम ज्यादा होते हैं, और इसके अलावा क्या होते हैं, क्लोराइड भी होते हैं, बाइकार्बोनेट भी होते हैं, और क्या होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी होती है। ठीक है, लेकिन आपने जो नई बात बोलनी वो ये वाली है कि बाहर सोडियम बहुत ज्यादा होते हैं और अंदर पोटाशियम बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया, ये होगी इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद यहां से आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि यार अगर आप किसी बंदे का, मतलब आप में अगर एक क्यूरियोसिटी आती है कि यार मैं फलाने बंदे का ना ईसीएफ मालूम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं किसी बंदे का ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैंने फाइंड करना है, तो ये एक पूरी टेक्निक होती है। मैं आपको इसका क्वेश्चन भी बताता हूँ, इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी बंदे का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैलकुलेट करें, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, एक खास केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं मैनीटोल। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैनीटोल। मैनीटोल हम यूज करते हैं, या फिर इनुलिन। ठीक है, या फिर इनुलिन या मैनीटोल यूज करते हैं। और ये एमसीक्यूज है कि ईसीएफ को मेजर करने के लिए, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मैनीटोल या इनुलिन। क्यों, ये आप अपनी बुक पे लिख लें कि जो आपका मैनीटोल और इनुलिन होता है ना, ये कांट क्रॉस मेम्ब्रेन। ये जो आपकी मेम्ब्रेन होती है ना, उसको ये क्रॉस नहीं कर पाता। तो जब हम मैनीटोल लेते हैं, तो जो आपका मैनीटोल या इनोलिन होता है ना, ये आपकी सेल के बाहर तो रहता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाता, तो क्या होता है कि ये सेल के अंदर ही नहीं जाता। तो हम क्या करते हैं, हम चुप करके मैनीटोल को कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमें हमारा ईसीएफ मिल जाता है। और हमें ये क्यों मिलता है, देखो अगर आप पानी पियोगे, अगर आप पानी पियोगे तो पानी क्या करेगा, पानी आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड से किस में चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो मैनीटोल होता है, ये बड़ा ढीठ किस्म का इंसान है। ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, तो ये आपके ईसीएफ में रहता है। तो हम क्या करते हैं, चुप करके मैनीटोल को मेजर कर लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर लेते हैं, और हमें क्या मिल जाता है, हमें हमारा ईसीएफ मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्लाज्मा को कैलकुलेट कर लें, मतलब अगर आप चाहते हैं कि यार मैं अपना प्लाज्मा देखूं कि मेरे अंदर प्लाज्मा कितना है, तो प्लाज्मा को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेडियो लेबल। ठीक है, रेडियो लेबलिंग एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन को हम यूज करते हैं। जो रेडियो लेबलिंग का मतलब ये है कि इसमें ये जो एल्ब्यूमिन होती है ना, एल्ब्यूमिन, इसमें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल रखते हैं, जिसको हम फिर मेजर कर लेते होते हैं। मतलब एक खास किस्म की एल्ब्यूमिन होती है जो कि क्या होती है, रेडियो एक्टिव होती है, जो कि अपने अंदर से वेव्स निकालती है, ताकि हम उसको मेजर कर सकें प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं। उसके अलावा अगर ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एमसीक्यू है और आप इसको लिख लें, अगर आप कहते हैं कि यार मैं जरा ये तो देखूं कि मेरे अंदर टोटल वाटर कितना है, मेरे अंदर टोटल वाटर कितना है, टोटल बॉडी वाटर अगर आपने मेजर करना हो, तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे ट्राइटिएटेड वाटर। ट्राइटिएटेड वाटर क्या होता है, देखो, ये मैं अब आप थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। आपका जो पानी होता है वो क्या होता है, H2O होता है, ऐसे ही होता है ना, H2O होता है। और आप लोग माशाल्लाह, अगर आपने एफएससी या एमडी कैट वगैरह में पढ़ा होगा, ओके, ओके, मैं बताता हूँ डॉक्टर काशिफ, वही तो बता रहा हूँ, ट्राइटेटेड वाटर ही बता रहा हूँ। देखो, ट्राइटेटेड वाटर में जो हाइड्रोजन होता है, अब आप लोग माशाल्लाह, अगर आपने एमडी कैट दिया होगा, अगर आपने एफएससी की होगी, आपने मैट्रिक किया होगा, तो आपने पढ़ा होगा जो हाइड्रोजन होता है ना, इसके दो तीन आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ऐसे ही है। प्रोट्रियम मतलब प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, तीन इसके आइसोटॉप होते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो ड्यूट्रियम होता है ना, ये जो ड्यूट्रियम होता है, हम ड्यूट्रियम को डाल देते हैं किस में, वाटर में। हम एक खास किस्म का पानी बनाते हैं, और उसमें हम प्रोट्रियम वाला आम हाइड्रोजन नहीं डालते, हम उसमें उसका आइसोटॉप डाल देते हैं। और वो आइसोटॉप क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। वो कौन सा होता है, ड्यूट्रियम। वो क्या होता है, ड्यूट्रियम होता है। और हम क्या करते हैं, हम उस ड्यूट्रियम को मेजर कर लेते हैं। अब चूंकि आप पानी पीते हो, तो पानी आपका एक्स्ट्रा सेलर में भी जाएगा, इंट्रासेलर में भी जाएगा। तो जब हम ये जो ड्यूट्रियम वाला या ट्रीटियम वाला यूज करते हैं, देखो, ये जो आपकी बुक ने लिखा हुआ है ना, ट्राइटिएटेड, ट्राइटिएटेड का मतलब ये है कि ये जो पानी है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो ट्रीटियम है, मतलब उसका हमने आइसोटॉप यूज किया, हमने आम हाइड्रोजन नहीं यूज किया। तो इसमें हम ट्रीटियम वाला यूज करते हैं, और वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, और उसको हम चुप करके मेजर कर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, टोटल बॉडी वाटर मिल जाता है। और जो मैनीटोल होता है, मैनीटोल को हम सिर्फ ईसीएफ के लिए मेजर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो मैनीटोल होता है, ये मेम्ब्रेन को ही क्रॉस नहीं कर
पाता हो, तो ये अंदर नहीं जाता तो बाहर ही रहता है, तो हम बाहर वाले को मेजर कर लेते हैं। और इसके अलावा आपने याद रखना है इवांस ब्लू। इवांस ब्लू एक केमिकल होता है, और इवांस ब्लू को आपने याद रखना है। अगर आपके पास, अगर आप रेडियो लेबलिंग एल्ब्यूमिन यूज नहीं करना चाहते, तो एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं इवांस ब्लू, और वो हम किसके लिए यूज करते हैं? प्लाज्मा को मेजर करने के लिए, प्लाज्मा को मेजर करने के लिए। और इंशाल्लाह इसके बाहर आपसे एमसीक्यूज नहीं आएगा। आपने ये दो बातें लिख लेनी है कि टोटल बॉडी वाटर को हम क्या के लिए क्या यूज करते हैं? ट्राइटेटेड वाटर। और उसका मैकेनिज्म मैंने आपके अपने कंसेप्ट के लिए बता दिया है, वरना आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि जो ट्राइटेटेड वाटर होता है इसमें क्या होता है? एक आइसोटोप होता है ट्रीटियम। ट्रीटियम आम हम हाइड्रोजन नहीं डालते, हम उसका आइसोटोप, उसका छोटा भाई डाल देते हैं ट्राइटिटियम। उससे क्या, उसको जब हम मेजर करते हैं तो हमें हमारा टोटल बॉडी वाटर मिल जाता है। उसके बाद एक और है इवांस ब्लू। इवांस ब्लू प्लाज्मा में जाता है और हम उसको मेजर कर सकते हैं। डॉक्टर हुआ है, वो कहता है कि एक पेशेंट है, ठीक है, एक मरीज है, और उसका हमने ईसीएफ फाइंड करना है। मतलब हम, आप माशाल्लाह हॉस्पिटल में बैठे हो, आपकी डिग्री मुकम्मल हो गई है, 1.5 करोड़ रुपया लगा के आप डिग्री मुकम्मल कर चुके हो, और आप हॉस्पिटल में बैठे हो और आप उसका ईसीएफ फाइंड करना चाह रहे हो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मालूम करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? देखो, जब आप उसका ईसीएफ मालूम करना चाह रहे हो तो आपने क्या किया? आपने उसको इंजेक्शन लगाया। कौन सा इंजेक्शन लगाया? 500 मिलीग्राम मैनीटोल। आपने उसको चुप करके मैनीटोल लगा दिया। ठीक है, मैनीटोल आपने उसको चुप करके लगा दिया 500 मिलीग्राम। ये आपकी बीआरएस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको समझना है। आपने, आप उसका ईसीएफ फाइंड करना चाह रहे हो और आपने उसके 500 मिलीग्राम क्या लगा दिया? मैनीटोल लगा दिया। और हमें ये पता है कि जो मैनीटोल होता है ना, ये 2 घंटों के बाद आपके पूरी तरह इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि ये जो मैनीटोल होगा ना, ये 2 घंटों के बाद आपके ब्लड में आ जाएगा, मतलब आपके ईसीएफ में आ जाएगा टोटली। तो आप जब इंजेक्शन लगाओगे तो 2 घंटों के बाद ये इसमें आ जाएगा, आपके ब्लड में आ जाएगा, मतलब 2 घंटों में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन वो ये कहता है कि 2 घंटों के बाद जब ये इक्विलिब्रियम में आया, तो मैंने जब जब हमने इसकी कंसंट्रेशन फाइंड की, हमने पेशेंट का ब्लड निकाला और हमने उसमें कंसंट्रेशन फाइंड की, तो कंसंट्रेशन हमारे पास आई 3.2 आई मिलीग्राम, मिलीग्राम पर डेकालीटर। डेकालीटर कहते हैं 100 को, तो मतलब अगर हम लीटर के 10 हिस्से करें तो एक हिस्सा उसमें डेकालीटर होता है। तो कंसंट्रेशन हमें ये वाली मिली, ठीक है। और हमें उसने ये बताया कि चूंकि 2 घंटे अब उस मैनिटोल उसकी बॉडी में रहा था, तो उसकी किडनी भी काम कर रही है। तो 2 घंटों के दौरान जो किडनीज थी, किडनीज ने क्या किया? 10% मैनिटोल को क्या कर दिया? एक्सक्रीट कर दिया। 10% मैनिटोल को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब आप जरा बताएं कि इसमें ईसीएफ क्या है? तो देखो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि कंसंट्रेशन का क्या फार्मूला होता है? कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट ओवर वॉल्यूम। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमने किसी की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो ऊपर हम अमाउंट रखते हैं, नीचे वॉल्यूम रखते हैं। लेकिन इसमें हमें कंसंट्रेशन भी पता है और इसमें हमें अमाउंट भी पता है, लेकिन हमें वॉल्यूम का नहीं पता। तो मैं इस फार्मूले को इस तरह लिख दूंगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू अमाउंट ओवर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो अमाउंट हमारे पास कितनी थी? मैंने 500 मिलीग्राम लगाई थी, तो मैंने 500 लिख दिया। और मैंने कहा कि 2 घंटे के दौरान 10% उसने, उसकी किडनी ने बाहर निकाल दी। तो जब 10% उसने बाहर निकाली, तो 500 का 10% कितना होता है? अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो 10% अगर आप 500 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। तो इसको मैंने माइनस कर दिया, और नीचे मैंने क्या रख दी? उसकी कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन कितनी थी? 3.2। तो जो मुझे वॉल्यूम मिलेगा वो तकरीबन तकरीबन कितना मिलेगा? 14.1 लीटर। 14.1 लीटर। और उसका जो ईसीएफ है वो हम इस तरह मेजर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? हम मैनिटोल इंजेक्शन लगाएंगे, मैनिटोल इंजेक्शन लगाएंगे और 2 घंटों के बाद उसकी कंसंट्रेशन चेक कर लेंगे, और इस फार्मूले के थ्रू हम उसकी ईसीएफ फाइंड कर लेंगे। ये अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया तो कोई मसले वाली इसमें बात नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा बात थी। लेकिन आपको जो बुक पे बातें लिखी हुई हैं वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जो आपकी सीरम ऑस्मोलैलिटी होती है, जो आपका ब्लड होता है, इसकी ऑस्मोलैलिटी कितनी होती है? ठीक है, ऑस्मोलैलिटी। तो पहले तो आपको ऑस्मोलैलिटी का क्लियर कट पता होना चाहिए, वरना आप आगे जाके बहुत तंग होगे। तो ऑस्मोलैलिटी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसको आपने रटा मारना है। जो सीरम ऑस्मोलैलिटी होती है वो कितनी होती है? 275 से लेके 295 तक होती है। ठीक है, 275 टू 295 मिली ऑस्मोलल पर केजी H2O। ये आपने इसका याद रखनी है कि 275 से लेके 295 तक जो नॉर्मल सीरम ऑस्मोलैलिटी होती है। अब बहुत सारे बच्चों को ऑस्मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। देखो, बिल्कुल आसान सी बात है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो, फर्ज करो ये एक मैंने गिलास लिया। ठीक है, ये क्या है? गिलास है। मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया, और इसमें मैंने क्या किया? इसमें मैंने 2 ग्राम नमक डाल दिया। एक मैंने गिलास लिया, 1 लीटर पानी डाल दिया, 2 ग्राम नमक डाल दिया। अब आप, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन आपकी दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। किस किस पे? सोलवेंट, सोलवेंट जो ज्यादा होता है, और सोल्यूट। अब
हमारी ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, हमारी मेन ये बात है। देखो, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतनी ज्यादा ऑस्मोलैलिटी होगी। मतलब कि एक खास लिक्विड में कितना हमारा सोल्यूट है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोलैलिटी कहते हैं। और सीरम ऑस्मोलैलिटी का क्या मतलब है कि देखो, अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में हमारा होता है प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, सोडियम होता है, उसके अलावा डिफरेंट हमारे आयंस होते हैं। वो क्या है, वो सारे सल्यूट हैं। और प्लाज्मा में जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो जितने ज्यादा आयंस होते जाएंगे उतनी ज्यादा ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और मैंने अभी अभी आपको बताया, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाईजान मेजर जो आपका सीरम में आयन होता है वो कौन सा होता है, सोडियम। मेजर आयन कौन सा होता है, सोडियम। और सोडियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है, 136। ठीक है, 136। और 100 मेजर जब आप 136 को डबल करोगे तो आपको तकरीबन तकरीबन सीरम ऑस्मोलैरिटी मिल जाती है।